सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी फर्स्ट में पाठ 8 पिता का पत्र नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पाठ प्रारंभ करने से पहले इस पाठ के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। यह पाठ आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्रों पर आधारित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के समय, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो आज़ादी का संघर्ष करते हुए उन्हें कई बार जेल में रहना पड़ता, जिस कारण वह अपनी पुत्री इंदिरा, जो हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, वो उनकी पुत्री थी। वो अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को किसी न किसी विषय में हमेशा उन्हें जानकारी देने के लिए पत्र लिखते रहते। तो उन्हीं पत्रों के संकलन में से एक पत्र आपके पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। तो चलिए पहले हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जान लें। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा कहकर भी बुलाते थे। नेहरू जी देश की आज़ादी के लिए कई बार जेल गए और उन्हें अपनी पुत्री इंदिरा से दूर रहना पड़ा। नेहरू जी इंदिरा को जेल से ही पत्र लिखकर दुनिया के देशों और घटनाओं के बारे में बताया करते थे और तरह तरह की जानकारी देते थे। बच्चों, पहले समय में आज की तरह हमारे इंटरनेट सुविधाएं या टेलीविज़न वगैरह नहीं थे। तो नेहरू जी ने जो कि विश्व भ्रमण किया था, तो उनको जितनी भी जानकारी अलग अलग देशों के बारे में पता थी, वह अपनी पुत्री को पत्र के माध्यम से देते थे। तो चलिए अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। इलाहाबाद, जून 1928। प्रिय इंदिरा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो उस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथा लिखा करूं। मैं आज तुम्हें सभ्यता का कुछ हाल बताता हूँ, लेकिन इससे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभ्यता का अर्थ क्या है। कोश में इसका अर्थ है, कोश बच्चों जिसको आप इंग्लिश में करते हैं डिक्शनरी, और हिंदी में बच्चों इसको कहा जाता है शब्दकोश। अच्छा करना, सुधारना, जंगली आदतों की जगह अच्छी आदतें पैदा करना। इसका व्यवहार किसी समाज या जाति के लिए ही किया जाता है। सभ्यता का अर्थ बच्चों होता है रहन सहन का तरीका और हमारा व्यवहार, कि हमारे रहन सहन का तरीका क्या है और दूसरे के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, यही हमारी सभ्यता होती है। और सभ्यता बच्चों समय के अनुसार बदलती रहती है। इसका व्यवहार किसी समाज या जाति के लिए ही किया जाता है। आदमी की जंगली दशा को बर्बरता कहते हैं। जंगली दशा यानी जानवरों की जैसे व्यवहार करना, उसको कहते हैं जंगली दशा। तो आदमी की जंगली दशा को बर्बरता कहते हैं। सभ्यता बिल्कुल उसकी उल्टी चीज़ है। हम बर्बरता से जितनी ही दूर जाते हैं उतने ही सभ्य हो जाते हैं। तुम्हें मालूम है कि कई साल पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी। दुनिया के बहुत से देश इसमें शामिल थे। हर एक आदमी दूसरी तरफ से अधिक आदमियों को मार डालने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बच्चों उन्होंने देखिए कहा है कि तुम्हें मालूम है कि कई साल पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात उन्होंने की है, कि जिसमें इस देश
इस विश्व के बच्चों दो खंड हो गए थे, कुछ देश एक तरफ थे और कुछ देश एक तरफ थे, और उसमें हर एक जैसे भाग चाहता था कि दूसरे देश में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विनाश करें, और वही हुआ भी। इस लड़ाई में लाखों आदमी मारे गए और हजारों के अंग भंग हो गए। अंग भंग यानी बच्चों जैसे शारीरिक रूप से वो विकलांग हो गए। क्या तुम समझती हो कि इस तरह अपने भाइयों को मारना सभ्यता और समझदारी की बात है? दो आदमी गलियों में लड़ते हैं तो लोग समझते हैं कि ये दोनों बेवकूफ़ हैं। तो जब दो बड़े बड़े देश आपस में लड़ने लगे तो वह कितनी बड़ी बेवकूफ़ी और पागलपन है। तो यहाँ नेहरू जी का कहने का अर्थ यह है कि जब दो लोग आपस में गलियों में लड़ते हैं तो आसपास के व्यक्ति कहते हैं कि देखो कितने मूर्ख लोग हैं, कि देखो कैसे गली में लड़ते हुए जा रहे हैं। तो इतने सारे सभ्य जो देश हैं, जो बड़े बड़े विकासशील देश हैं, तो वो जब आपस में लड़े तो उनको हम क्या कहेंगे? यह ठीक वैसा ही है जैसे दो वहशी जंगलों में लड़ रहे हों। अगर वहशी आदमी जंगली कहे जा सकते हैं तो वह मूर्ख कितने जंगली हैं जो इस तरह लड़ते रहते हैं। अर्थात कि जब दो लोग ऐसे लड़ते हैं जैसे जंगल में जानवर लड़ रहे हों, तो इस तरह लड़ने वाले देशों को हम क्या कहेंगे? अगर इस दृष्टि से तुम इस मामले को देखो तो फौरन कहोगी कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और अन्य देश जिन्होंने इतनी मार काट मचाई है जरा भी सभ्य नहीं है। लेकिन फिर भी तुम जानती हो कि इन देशों में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और वहाँ कितने अच्छे अच्छे आदमी रहते हैं। अब यहाँ उनके कहने का तात्पर्य है कि आपस में लड़ाई करने का मतलब यह नहीं होता है कि वह लोग सभ्य नहीं हैं। सभ्यता के बच्चों यहाँ दो रूप माने गए हैं। एक तो हमारा जो बाहरी रूप जो दिखता है, जैसे हमने अच्छे वस्त्र पहने हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, अच्छा भोजन करते हैं या अच्छे से व्यवहार करते हैं। एक तो सभ्यता का यह रूप हो गया। और दूसरा सभ्यता का रूप वह होता है बच्चों, जैसे हमारे पास अच्छे वस्त्र नहीं हैं और हमारे पास, चलिए हम छोटे घर में ही रहते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है। अगर हम दूसरे के प्रति मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, तो वो भी एक सभ्यता ही कहा जाएगा। तो इसलिए बच्चों, सभ्यता होता है एक रहन सहन और दूसरा होता है हमारा व्यवहार। तो अब नेहरू जी ने दूसरे व्यवहार के बारे में बताया है। अब तुम कहोगी कि सभ्यता का मतलब समझना आसान नहीं है। यह ठीक है, यह बहुत ही मुश्किल मामला है। अच्छी अच्छी इमारतें, अच्छी अच्छी तस्वीरें, किताबें और अच्छी अच्छी तरह से दूसरी खूबसूरत चीज़ें ज़रूर सभ्यता की पहचान है। मगर एक भला आदमी जो स्वार्थी नहीं है और सबकी भलाई के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, सभ्यता की इससे बड़ी पहचान है। मिलकर काम करना अकेले काम करने से अच्छा है और सबकी भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छी बात है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ सभ्यता के देखिए के बारे में उन्होंने बताया कि अगर एक भला आदमी जो निस्वार्थ भाव से सबकी भलाई करता है और सबके साथ मिलजुल कर रहता है, तो वह उस अच्छे रहन सहन से अच्छा है, कि अच्छा दिखावा करने से वह व्यक्ति अच्छा है, कि उसकी सभ्यता हम को अच्छा मानेंगे। सभ्यता के विकास में के बारे में मैं फिर लिखूंगा। तुम्हारा पिता जवाहरलाल। तो बच्चों, यह इस पाठ के जरिए हमने यही जाना कि सभ्यता का अर्थ होता है दूसरों के प्रति प्रेम भाव, अच्छे से रहना और सबकी मदद करना। तो बच्चों, अब हम अगले पाठ में आपसे मिलेंगे, तो इसीलिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहिएगा और घर में सुरक्षित रहिएगा।